कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र, इसमें हम सही जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो चलिए, जो आपका 21 मार्च को पेपर है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट सही जोड़ी है उनको देख लीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं। बाकी आपको सारा कुछ पढ़ना है तो आप चैप्टर वाइज वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर है एनटीपी पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन है। तो यहाँ पर जो 1 मोल गैस के अणुओं का आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। इसके बाद है दूसरा है आणविक सूत्र। तो जो आणविक सूत्र होता है वो मूल अनुपाती सूत्र का n गुना होता है। तो यहाँ मूल अनुपाती सूत्र गुणे n हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन, विलायक के 1 मोल प्रति 1000 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर 1000 ग्राम लिख लेना है, यहाँ ग्राम लिख देंगे। 1000 ग्राम में मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ये क्या कहलाएगा? मोललता कहला जाएगा। इसके बाद एक ही परमाणु से बना पदार्थ। तो एक ही परमाणु से बना पदार्थ क्या होता है? तत्व होता है। फिर 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, ये क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। यहाँ मोललता और मोलरता की अलग से भी परिभाषा आ जाती है। तो आपको समझना है दोनों में विलेय मोलों की संख्या ही है। सिर्फ यहाँ पर जो विलायक का मान है वो 1000 ग्राम है और यहाँ पर जो विलियन है 1 लीटर विलियन। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और 1000 ग्राम के विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। फिर चलिए अगली जोड़ी को देखते हैं। तो ये है गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने यहाँ पर एनोड किरणों को खोजा था, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने किसको खोजा था? कैथोड किरणों को। फिर तीसरा है मोसले। तो मोसले ने किसको बताया? परमाणु संख्या को। फिर यहाँ पर है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने किसको बताया? तो इन्होंने परमाणु की संरचना को बताया। तो यहाँ पर ये हो गया परमाणु की संरचना। इसके बाद हो गया रिडबर्ग। तो जो रिडबर्ग हैं उन्होंने किसको बताया? तो ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बताया, तो ये हो जाएगा। फिर ये है साडी। तो साडी ने क्या दिया? ये समस्थानिक बताया। फिर इसके बाद है हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। फिर इसके बाद है समरफील्ड। तो समरफील्ड ने बताया ये दीर्घवृत्ताकार कक्षकों के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है सबकी। फिर अगला देखते हैं BeCl2 की संरचना। तो यहाँ BeCl2 की जो संरचना होती है बेरियम क्लोराइड की, वो क्या होती है? रेखीय होती है। फिर यहाँ पर क्या होता है? NH3 की संरचना। तो जो NH3 की संरचना होती है वो त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। फिर जल के अणु की संरचना। तो जल के अणु की जो संरचना होती है, यहाँ पर तीसरा नंबर पहले देख लेते हैं, हीरे की संरचना। तो जो हीरे की संरचना होती है वो त्रिविम जालक, या इसी को हम समचतुष्फलक कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम जल की संरचना देखते हैं। तो जो जल की संरचना होती है वो कैसी होती है? कोणीय होती है। फिर यहाँ पर ये टेट्रासाइनोनिकलेट की जो संरचना होती है वो क्या होती है? वर्ग समतलीय होती है इसकी। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है इनकी। फिर चलिए अगला देखते हैं, जल की वाष्पन अभिक्रिया। तो ये जल की वाष्पन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, ये ऊष्मा का शोषण करके पूरा होता है इसकी अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा है साम्यावस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो साम्यावस्था में मुक्त ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ शून्य हो जाएगा। अब A और D में कोई भी मिला सकते हैं, 2 जगह शून्य हो गया है। अगला है नियत दाब पर ऊष्मा परिवर्तन। तो नियत दाब पर ऊष्मा परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एंथैल्पी कहते हैं। फिर एक वायुमंडलीय दाब व 25 डिग्री सेल्सियस दाब पर संभवन ऊष्मा का मान बराबर होता है। तो ये मानक मान है और ये शून्य होता है। वह प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर रहता है उसे आइसोबारिक या समदाबी प्रक्रम कहते हैं। तो इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। फिर चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 अर्ध शेल के मध्य वैद्युत उदासीनता बनाए रखने वाला। तो ये जो 2 अर्ध शेलों के मध्य वैद्युत उदासीनता बनाए रखने वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? लवण सेतु।
इसके बाद Na की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक, तो ये वाले यौगिक में निकिल की +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। फिर यहाँ डेनियल सेल में Zn और Zn+2 होता है, तो ये किसका काम करता है? एनोड का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता व्यक्त करने वाला समीकरण, तो ये कौन सा समीकरण होता है? नर्नस्ट समीकरण होता है, जो इलेक्ट्रोड विभव को व्यक्त करता है सांद्रता पर। फिर SHE का मानक विभव, माने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक विभव होता है वो क्या होता है? 0.0 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट होता है। फिर है सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु, तो विद्युत की सबसे सर्वोत्तम चालक क्या होती है? सिल्वर होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। फिर चलते हैं अगले जोड़ी में, देखते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाने की विधि। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाने की विधि जो होती है वो कोल्बे अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। फिर है मेथेन नहीं बनता, तो मेथेन जो है बुर्ज अभिक्रिया से नहीं बनता है। फिर है एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर, तो एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर क्या बनता है? मेथेन बनता है। बेंजीन में नाइट्रीकरण, तो बेंजीन का नाइट्रीकरण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बेंजीन अणु में प्रत्येक कार्बन में पाया जाता है, तो इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। अब इसी में हम एक वाक्य प्रश्नों को भी समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के एक वाक्य प्रश्न। तो प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यह परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये मानक इकाई है, इसको AMU कहा जाता है। फिर ये O2 ग्राम का अणु द्रव्यमान है। तो ग्राम अणु द्रव्यमान इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 अणु हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। अगला है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त NaCl, Na और Cl के मध्य सभी में भार की दृष्टि से अनुपात 35.5 है प्राप्त हुआ। इस नियम की पुष्टि होती है। तो ये स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। इसके बाद है ऑक्सीजन के क्रमशः 16 और 32 ग्राम भार N2 28 ग्राम भार से अलग अलग संयोग करके 2 ऑक्साइड N2 और N2O2 बनाते हैं। ये किस नियम की पुष्टि करता है? तो यहाँ पर ये गुणित अनुपात का नियम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो जुड़ने वाला ऑक्सीजन है उनके बीच सरल अनुपात होता है। अगला प्रश्न है 6.023 × 10⁻23 किसी भी द्रव्य के 1 ग्राम अणुभार में उपस्थित अणुओं की संख्या को कहा जाता है। तो यह मोल कहलाता है, या इसी को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? J.J. थॉमसन ने। डी ब्रागली समीकरण क्या है? तो लैम्डा बराबर H/mv। फिर ये दिगंशी क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? ये L से दर्शाते हैं। फिर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का सूत्र क्या है? तो Δx × Δp > H/4π। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। फिर है N-3 एवं O-2 दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अतः इन्हें क्या कहा जाता है? तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं या सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। फिर एल्युमिनियम की कौन सी ऑक्सीकारक अवस्था सबसे अधिक स्थायी होगी? तो ये +3 होती है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो परमाणु विन्यास होता है वो 2 8 3 होता है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बाहरी कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्थायी अवस्था में आता है। फिर अगला, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो जो प्रथम आवर्त होता है उसमें 2, एक हाइड्रोजन होता है और लास्ट में क्या होता है? हीलियम होता है। तो इस तरह से पहले आवर्त में 2 ही तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। किस प्रकार के आबंध दिशात्मक होते हैं? तो सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं। फिर सल्फर टेट्राफ्लोराइड की आकृति कैसी होती है? तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड की जो आकृति होती है वो वर्ग पिरामिडीय होती है। फिर है सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का रासायनिक बंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, Na+ और Cl- से बनता है। तो यहाँ पर एक किस प्रकार का बंध बनता है? विद्युत संयोजी। चीनी कार्बनिक यौगिक है, फिर भी जल में विलेय है, क्योंकि ये चीनी हाइड्रोजन बंध बना लेता है। फिर ये BF अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये 0 होता है। अवस्था फलन के 2 उदाहरण दीजिए। तो एंथैल्पी और एंट्रैपी अवस्था फलन कहलाते हैं। फिर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है, ये जल है H2O, और स्थिति में किसकी एंट्रोपी का मान अधिक होगा?
तो यहाँ पर जो गैसीय अवस्था में होते हैं उनका एंट्रोपी का मान अधिक होता है। यहाँ पर सोडियम ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पर एंट्रोपी इसकी कम है सबसे, फिर लिक्विड की ज़्यादा है, फिर यहाँ गैस की और ज़्यादा होगी, तो इस तरह यहाँ पर NH3 हो जाएगा। फिर यह डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस समीकरण को किसने प्रतिपादित किया? तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ने प्रतिपादित किया और इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण भी कहा जाता है। फिर है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का समीकरण लिखिए। तो ये डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है, यहाँ ई भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा को दर्शाता है। जब बर्फ गलकर पानी में परिवर्तित होता है तब एंट्रोपी का मान क्या होगा? तो बर्फ ठोस अवस्था में होता है और पानी द्रव अवस्था में होता है तो एंट्रोपी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ठोस की एंट्रोपी कम होती है, द्रव की अधिक होती है, गैस की बहुत अधिक होती है। फिर के की इकाई हेतु सांद्रता को व्यक्त कीजिए। तो के जो है ये साम्य अवस्था स्थिरांक है, इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर। फिर है अमोनिया गैस जल में घुलकर NH4OH देता है। यहाँ जल किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो यहाँ जल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। फिर NH4Cl को NH4OH के विलयन में मिलाया जाता है तो NH4OH का आयनन कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? सम आयन प्रभाव। इनमें दोनों में बराबर होते हैं आयन, यहाँ NH प्लस में NH प्लस और यहाँ Cl माइनस, इसमें NH प्लस और यहाँ पर Cl माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ये प्रबल होता है NH4Cl, इसलिए इसके आयनन को कम कर देता है, इसलिए हम इसे सम आयनन प्रभाव कहते हैं। जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर pH मान 7 है। यदि जल को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो pH क्या परिवर्तन होगा? तो ताप बढ़ाने पर जल का pH मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करने लगेगा। फिर एक आयन का नाम लिखिए जो ब्रांस्टेड अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ये है HCO3। फिर है दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का कोई उदाहरण दे दीजिए। तो ये अमोनियम एसीटेट है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। NaCl विलयन में HCl गैस गुजारने से क्या होता है? NaCl अवक्षेपित हो जाता है, मतलब विलयन यदि रखेंगे तो NaCl अलग अलग करके पार्टिकल बना लेता है, अवक्षेपण हो जाता है, उसके कणों में आ जाता है। फिर अगला है लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन से विस्थापित क्यों करता है? क्योंकि लोहे का मानक अपचयन विभव तांबे के मानक अपचयन विभव से कम होता है। Cl2O में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो ये +1 होती है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन -2 हो गया, ऑक्सीजन भी ये हो गया। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि क्लोरीन को हम ये 2x लिख देंगे और ऑक्सीजन का जो है -2 लिखेंगे और बराबर 0 करेंगे। यहाँ पर हल करेंगे तो x का मान +1 आ जाएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी। अगला है किसी विद्युत अपघट्ट को जल में विलय करने पर वह आयनों में क्यों विभाजित हो जाता है? क्योंकि जल के कारण आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल टूट जाता है। अगला है लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ K+ आयन और NO3- आयन का वेग लगभग क्या होता है? बराबर होता है। फिर यह जेनॉन ऑक्साइड में जेनॉन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो यहाँ जेनॉन को हम क्या मान ले? x मान ले। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण होता है -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा, बराबर 0 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो +6 आ जाएगा। फिर यह है CH3CH2CHCl। CH3 का रासायनिक नाम क्या है? इसमें कार्बन की संख्या गिन लेना, 1 2 3 4। तो ये ब्यूटिल हो गया और Cl जुड़ा है तो क्लोराइड हो गया, और ये साखित होगा इसलिए हो जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। फिर ये KMnO4 और KOH का मिश्रण क्या कहलाता है? इसे बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। फिर है सिरका का IUPAC नाम क्या है? तो सिरका एसिटिक अम्ल होता है, इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। अन्य अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? ये एथेनॉल कहलाता है। फिर ये है कैल्शियम सल्फेट युक्त मिश्रण में कपूर को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि से। नैप्थलीन का शुद्धिकरण होता है ऊर्ध्वपातन विधि से। कालम क्रोमेटोग्राफी द्वारा शुद्धिकरण होता है क्योंकि अलग अलग अवशोषण होता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है प्रभाजी आसवन द्वारा। फिर है बेलिस्टीन या बेलेस्टाइन परीक्षण का प्रयोग होता है, ये बेलिस्टीन भी लिख सकते हैं, तो ये हैलोजन परीक्षण के लिए होता है। फिर मुक्त मूलक आबंधन के किस प्रकार के विदलन से बनते हैं? ये समान विदलन से बनते हैं। TEL का पूरा नाम क्या है? तो टेट्रा एथिल लेड है। एथिलीन डाइब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथिलीन बनता है। LPG में दुर्गंध पैदा करने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो एथिल मर्केप्टेन होता है जो इसमें मिलाया जाता है। फिर पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से एथेन बनता है, इस विधि का नाम क्या है? तो इसे कोल्बे विधि कहते हैं। तो इस तरह से ये 1 अंक के प्रश्न हैं
आपको बाकी के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले, तो उसको आप देखिएगा। लेकिन इसके पहले आप पूरे पाठ 9 पाठ तक का है, 9 पाठ के वीडियो पूरे बने हुए हैं, उन वीडियो को आप देख करके सब कुछ समझ सकते हैं। थैंक यू।